राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ राइटर, डायरेक्टर और एक्टर सौरभ शुक्ला। गोली मार भेजे मैं भेजा शोर करता है। अरे काहे का राजा, हालत तो सांड जैसी हो गई है, इसकी समझ में नहीं आता चढ़े तो किस पे चढ़े। सौरभ शुक्ला गोरखपुर में जन्मे और दिल्ली में पले बढ़े सौरभ शुक्ला फिल्म लेखक, अभिनेता और निर्देशक हैं। सौरभ शुक्ला को कला के प्रति रुझान परिवार से मिला, जहां उनके माता पिता दोनों ही संगीत में रमे हुए थे। एक मिनट रुकिए, ये क्या है? भगवान कहते हैं उनके डमरू का टूटा हुआ मन का, ये कहते हैं इनकी प्रॉपर्टी। दिल्ली के रंगमंच जगत में लंबा अरसा गुजारने के बाद सौरभ शुक्ला फिल्म बैंडिट क्वीन के जरिए मुंबई की फिल्मों में पहुंचे। आज करीब 75 छोटी बड़ी फिल्मों में रोल कर चुके सौरभ को पहचान मिली फिल्म सत्या के कल्लू मामा से। फिल्म सत्या में अभिनय के अलावा सौरभ शुक्ला इस फिल्म के लिखने में भी बराबर के जोड़ीदार थे। अपना काम माल हाथ आए तो दबोचना। अटका अटका जो भी फटका। इसके बाद सौरभ की लिखी कई फिल्मों में प्रमुख हैं दिल पे मत ले यार, रघु रोमियो, कैलकाटा मेल, मुंबई एक्सप्रेस, मिथ्या और एसिड फैक्ट्री। और बाकी के लोग भी खड़े हो जाओ भाई, जज की इज्जत नहीं करनी आती तो कोई पटकथा के अलावा फिल्मों के गीत भी लिखने वाले सौरभ शुक्ला को फिल्म जॉली एलएलबी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। भाई झूठ बोल रहा तू? तेरे को मालूम है कोर्ट के अंदर झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है? चल मुर्गा बन जाए यहाँ पर, चल। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। सौरभ जी, ये कहा जाता है कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ईश्वर भी मिल जाता है। आपने क्या ढूंढा और क्या मिला आपको? ये तो बड़ा गहरा क्वेश्चन है। पता नहीं मैंने क्या ढूंढा, लेकिन मिला बहुत कुछ। मैं इतना कहूँगा, मेरी शुरुआत जो है वो दिल्ली से हुई। मेरा बचपन दिल्ली में बीता। दिल्ली एक ऐसा शहर, हालांकि मैं एक कलाकार फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन थे, म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स फैकल्टी के। मेरी माताजी भी वहीं काम करती थी। तो कला के क्षेत्र में हम लोग थे, लेकिन दिल्ली का कोई फिल्मों से लेना देना था नहीं। तो मैं कभी सोचता हूँ, और मैं किसी को जानता भी नहीं था, तो मैं ये सोचता हूँ कि पता नहीं क्या चाहा, लेकिन आज फिल्मों में पहुँच गए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी रही, बहुत कुछ रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला, सही सलाह मिली। हालांकि थोड़ा श्रेय मैं भी लेता हूँ कि उस सलाह को मैं पहचान पाया और मेरे लिए वो सलाह ठीक रही। तो जो एक कहते हैं कि जैसे जैसे आपका जीवन बढ़ता जाता है, आपका व्यक्तित्व वैसा बनता जाता है, उसको बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है मेरे जीवन में। और बहुत सारे लोगों की सोच से मेरी अपनी सोच बनी है। बहुत सारे लोग तो खैर बाद में आए होंगे। आपने जैसा कि कहा कि घर का ही माहौल कुछ ऐसा था जिसमें कला आपके जीवन में आनी ही थी। आपके पिता और माँ, आपने कहा कि संगीत विभाग में दोनों ही काम करते थे। दोनों ही काम करते। और उनके नाम क्या हैं ये बताइए, और ये बताइए कि संगीत विभाग में भी उनमें से वोकल या इंस्ट्रूमेंटल कौन सा उनका एरिया था? तो मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर शत्रुघ्न शुक्ला, वो वोकलिस्ट थे, हिंदुस्तानी, उसके आगरा घराना के थे। और यही जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक फैकल्टी के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डीन हो गए थे। मेरी माताजी जो हैं उनका नाम है जोगमाया शुक्ला, और उनको इस बात का सौभाग्य प्राप्त है, गर्व प्राप्त है कि वो हिंदुस्तान की
पहली प्रथम महिला तबला वादक हैं, क्योंकि तबला जो साज है वो मर्दों का साज है, क्योंकि उसमें ताकत लगती है और बहुत कम महिलाओं ने बजाया है तबला, बहुत कम महिलाओं ने बजाया है। तो मेरी माता जी जो हैं वो बहुत, अब तो खैर उनकी काफ़ी एज हो गई, 85 के आसपास एज हो गई है, तो शी वॉज अवॉर्डेड इन आई थिंक 2006 शी वॉज अवॉर्डेड एज, प्रथमा का एक अवार्ड होता है, प्रथमा कहा जाता है उसे, विच मीन्स द फर्स्ट लेडी इन अ पर्टिकुलर फील्ड, सो दैट। और ये एक कला का माहौल जो है वो हमारे घर में था ही, जैसे आपने कहा। मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं आप फिल्मों में कैसे आए, तो मैं उनको बताता हूँ कि हमारी जो फैमिली थी वो आम हिंदुस्तानी फैमिली से थोड़ा अलग थी। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम किसी से पूछते हैं, फिल्मों के लोगों से भी जब पूछते हैं कि भाई आपका बचपन कैसा था, तो वो कहते थे कि नहीं साहब, हमारे घर में हमें पिक्चर नहीं देखने दी जाती थी। लेकिन हमारा घर एक ऐसा था कि हमारे माता पिता जी को फिल्में देखने का बड़ा शौक़ था, तो वो हफ्ते में 2 फिल्में तो वही देखते थे, और 2 बच्चों को और फिल्में अलाउड थी। मेरा बड़ा भाई देखने जाता था, मैं उसके साथ चला जाता था, तो मैं कुछ हफ्ते में 4 फिल्में देख लेता था। यानी कि अगर देखा जाए तो एवरेज कुछ ना कुछ करके भी 10 से 12 फिल्में तो कम से कम मैं महीने में देखता ही देखता था, विच वॉज अ लॉट ऑफ फिल्म्स। एंड सो इट नेवर केम एज अ सरप्राइज टू माई पेरेंट्स कि मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ। उन्होंने प्रोत्साहन ही दिया, लेकिन एक बात ज़रूर थी, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बिना आप अपनी पढ़ाई पूरी किए हुए जाएंगे नहीं। तो वो ज़रूरी था, पढ़ना ज़रूरी था, तो मैं पढ़ा। हालांकि वो इच्छा मैंने उनकी पूरी की नहीं एक्चुअली, क्योंकि मैंने अपना जो मास्टर्स था वो लास्ट मोमेंट पे छोड़ दिया था। सो आई एम, दो आई वेंट अप टू द सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स, बट आई डिड नॉट कंप्लीट इट। लेकिन ठीक है। तो जैसा कि शुरुआती दिनों में एक घर में सांस्कृतिक माहौल है तो एक रुझान तो वैसा हो जाता है, लेकिन ऐसा भी आप बताते हैं कि खेलों की तरफ आपकी दिलचस्पी, कुछ टेनिस और फिर उसके बाद ऑब्वियसली कुछ क्रिकेट की तरफ, लेकिन ये सब खेलों की तरफ रुझान होते होते थिएटर की तरफ आए कैसे आप? देखिए, मैंने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं मेरे ख्याल से, और थैंक्स टू माय पेरेंट्स, मेरे घर का जो माहौल था कि किसी चीज़ से कभी रोका नहीं गया। मेरे ख्याल से बच्चे जो हैं हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। तो माय फर्स्ट पैशन एज आई रिमेंबर, जो मुझे याद है, दैट वाज पेंटिंग एक्चुअली। एंड मेरा हाथ अच्छा था, मैं पेंट कर लेता था, स्केचिंग अच्छी कर लेता था। आई थिंक आई वॉज गुड। तो उसकी तरफ मेरा रुझान था। काफ़ी छोटा था मैं तब, मैं ये बात कर रहा हूँ 3rd 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड तक की। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मन उचाट हो गया, कुछ समय तक किया नहीं, फिर वो अपने आप ही जो आपका सेंस होता है उस आर्ट के प्रति, क्योंकि आपका रुझान पूरी तरह से उस आर्ट के प्रति नहीं है, तो वो चला गया। एंड आई वॉज नॉट इंस्पायर्ड टू मच टू कंटिन्यू इट। और फिर जो हर हिंदुस्तानी बच्चे का सपना होता है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, गली में खेलता है और उसको लगता है कि मैं, तब हमारे ज़माने में गावस्कर आपका आइडियल हुआ करते थे। तो मैंने भी सोचा मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा, और मैं बुरा क्रिकेटर नहीं था, अच्छा ऑफ स्पिनर था, चीज़ें समझता था, लेकिन मैं स्लो था। यानी कि मेरा जो कहना चाहिए जो रिएक्शन टाइम था वो खेल के लिए स्लो था। तो मैं NIS में भी गया, मैंने 2 महीने वहाँ ट्रेनिंग भी ली, और मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि ये मेरे बस की बात है नहीं। हालांकि थियोरेटिकली मैं बिल्कुल करेक्ट बात कर लेता था और खेलते वक्त भी ठीक ठाक ही खेलता था, लेकिन जो एक रेज होता है जो एक स्पोर्ट्समैन का, एंड दैट वाज मे बी probably बिकॉज आई वॉज नॉट एथलेटिक सिंस माई चाइल्डहुड, आई वॉज ऑलवेज रोली पोली फैट, ऐसा था। फिर वो लगा कि यार ये तो बड़ा भारी खेल है क्रिकेट, तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी, तो टेबल टेनिस खेल लेते हैं, मैंने ऐसा सोचा। एंड टेबल टेनिस आई वॉज रियली गुड एंड आई वॉज क्विक, बट आई वॉज नॉट क्विक इनफ। मैं बाकी अपने दोस्तों के लिए तो बहुत क्विक था, लेकिन स्पोर्ट्स की जो दुनिया है
उसमें जो स्पोर्ट्समैन का जो किकनेस होता है वो मेरे अंदर था नहीं। तो 2 साल खेला मैं, वो भी मेरी समझ में आ गया कि ये भी कुछ होने वाला नहीं। और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था नहीं, मैं ठीक ठाक था, एवरेज स्टूडेंट था। तो एक बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा था कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है, मैं क्या करूँ। लिखने का शौक़ मेरे को बचपन से था, फिल्म में बचपन से बनाना चाहता था, ऐसा मेरा ख्याल था। मुझे आता नहीं था फिल्म कैसे बनाते हैं, लेकिन कुछ 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 लिखता रहता था, गाना गा लेता था, कहानियाँ थोड़ी सी सुना लेता था। तो मेरे एक दोस्त ने ये चल रहा था बड़े दिनों से, मैं अपने दोस्तों को मैंने झांसा दे रखा था। मैंने कहा था कि भाई थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम लोग मिलकर फिल्म बनाएंगे, तो फिल्म बनाएंगे। तो वो फिल्म तो पता नहीं बनी नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे से ये कहा कि भाई क्यों ना हम थिएटर करें, क्योंकि थिएटर में पैसों की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप कहानी लिख सकते हैं, आप एक्टिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एंड आई वेंट टू थिएटर। और मैं यहाँ पर आपके सामने कन्फेस करता हूँ कि खाली थिएटर नहीं था जिसकी वजह से मैं थिएटर की तरफ आकर्षित हुआ। मैं उस दुनिया से बड़ा आकर्षित हुआ जहाँ, अब मेरी उम्र समझ लीजिए, मैं जवान था उस वक्त, बिल्कुल कॉलेज में आए थे हम लोग। तो महिला आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान होती है, औरत आपके जीवन में, लड़की आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान होती है। तो मैंने वहाँ ये देखा कि भाई यहाँ पर खाली ऐसा नहीं है कि खूबसूरत लड़कियाँ जो हैं वो खूबसूरत लड़कों के साथ ही घूमती हैं। यानी कि अगर यहाँ पर आपका इंटेलेक्ट खूबसूरत है तो हो सकता है कोई खूबसूरत लड़की आपके साथ घूम रही हो। तो ये भी मेरे जीवन में एक फेज़ रहा, और मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है भाई, ये तो फील्ड तो अच्छा है, और मैं इस फील्ड में आ गया। तो मेरा आकर्षण जो था वो उससे शुरू हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे एक नई दुनिया मेरे सामने खुलती गई, और वो दुनिया थी एक्चुअली मुझे लगता है कि मैंने एक्चुअली जो पढ़ाई की, सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई की वो थिएटर में आने के बाद की। मैंने लिटरेचर पढ़ा, मैंने हिस्ट्री को पढ़ा, मैंने सोशियो पॉलिटिकल जो स्थितियां हैं दूर देशों में, क्या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लोगों के, क्या हमारा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, किस तरह का समाज हमारा है, क्या हमारे यहाँ की रूढ़ियाँ हैं, क्या हमारे यहाँ की ये सारी चीज़ें। सो आई ऑलमोस्ट फाउंड अ प्रोजेक्ट, यू नो, विच आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ, कि भाई मुझे अचानक सब कुछ करने को मिल रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ। जैसे पढ़ाई करने में आप अगर अच्छा पढ़ते हैं तो आपको अच्छा माना जाता है, वैसे ही मुझे लगा कि थिएटर में अच्छा थिएटर अगर मैं करूँगा तो ये पढ़ाई के बराबर है। थिएटर में देखिए आने का अभी भी एक थोड़ा सा एक एम्बिगुअस मेरे सामने सीन है आपका केस, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो छोटे शहरों से आए, आप तो खैर दिल्ली में ही थे और आपके सामने चॉइस थी कि तब बहुत थिएटर में बहुत एक्टिविटीज़ भी चला करती थी, आज जैसा सीन भी नहीं था, छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स होते थे और कुछ बहुत नामी गिरामी लोग उस ज़माने में एक्टिव थे। लेकिन आप जब थिएटर में आए तो वो कौन आदमी या कौन सी चीज़ ज़रिया बनी जिससे आपको थिएटर की दुनिया में आपका एक्सपोजर हुआ? क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि आप अपने घर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कहीं कैंपस में आपके पेरेंट्स रहते होंगे और वहाँ से कहाँ आए और कैसे थिएटर, मतलब क्या? मुझे स्पेसिफिकली याद है जो पहला पदार्पण है मेरा, जो पहला इंट्रोडक्शन है मेरा, वो ऐसे हुआ था कि जैसे आपने बोला ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कैसे आए, तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा एक दोस्त अरुण पंत, उसका भी थिएटर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन नैनीताल का रहने वाला है, और ईशान त्रिवेदी, उसका एक कज़न ईशान त्रिवेदी जो थे, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में स्टूडेंट थे। तो उसका ज़रा सा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कज़न हैं उनके, थोड़ी जान पहचान थी, तो उसने मुझसे आके कहा था, उसने कहा कि भाई सौरभ क्यों ना यार हम थोड़ा थिएटर ट्राई करें, क्योंकि वो भी फिल्म, हर बच्चा जो मेरे साथ था, हर दोस्त जो मेरे साथ था, वो फिल्म बनाना चाहता था। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि मंडी हाउस करके एक जगह है, वहाँ पर नाटक होता है और मेरा कज़न है वहाँ पर, वहाँ स्कूल में वो पढ़ता है। मैंने कहा चलो देखने चलते हैं। तो मैं नाटक देखने आया और मैंने अपनी लाइफ का पहला नाटक जो है, ड्रामा टेक करके एक ग्रुप होता था, अभी भी है वो ग्रुप,
उसने ग्लास मेनाजरी करके एक प्रोडक्शन किया था टेनेसी विलियम्स का। तो मैं पहुंचा और मुझे आइडिया नहीं था कि ये क्या होगा, क्योंकि मैंने नाटक नहीं देखा था, मैंने डांस प्रोग्राम्स देखे थे। तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, जो कॉलेज में हुआ करते हो। कॉलेज में होते थे, और चूंकि हम लोगों का संगीत का माहौल था तो कुछ डांस रिसाइटल्स मैंने देखे, हाँ हाँ हाँ। कुछ बैलेज भी देखे थे। आनंद शंकर का बैले मैंने एक बार देखा था, अच्छा। जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बहुत एक बार कभी देखा था, नाटक प्रॉपर नहीं देखा था। तो मैं श्रीराम सेंटर में, तब बेसमेंट थिएटर हुआ करता था, मैं वहां गया देखने के लिए, और वहीं पे मैंने जैसा आपको बताया कि ये खूबसूरत महिलाओं वाली बात जो है वो वहीं पर हुई थी कि मैंने देखा बहुत सारी अच्छी पढ़ी लिखी खूबसूरत महिलाएं जो हैं बहुत सारे लोगों के साथ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने नाटक जब देखा तो वो एक अलग ही अनुभव था मेरे लिए। वो इसलिए अलग अनुभव था क्योंकि पहली बात ये थी कि वो अलाइव था, और एक्चुअली नाटक में फिल्मों की तरह विजुअल का सहारा कम होता है, लेकिन इंसान कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है ये आपको नाटक में देखने को बहुत अच्छे से मिलता है। और मैं प्ले भी बहुत अच्छा था ग्लास मेनाजरी, मैं प्ले देख के पागल हो गया। मुझे लगा मैंने इतनी इंटरेस्टिंग फिल्म नहीं देखी एक्चुअली। तो मैंने अपने आप को कहा कि मैंने कहा भाई मैं ये जरूर करना चाहूँगा। और उसी के एक हफ्ते के बाद मैंने राजेंद्र नाथ का जाति पूछो साधु की, विजय तेंदुलकर साहब का जो नाटक था वो देखा। उसमें क्या था, ग्लास मेनाजरी जो था वो रियलिस्टिक प्ले था, तो उसमें एक टेबल था, लोग बैठते थे, बात करते थे। ये जो था ये सजेस्टिव प्ले था, जाति पूछो साधु की। उसमें गांव भी हो जाता था, लोग अचानक कॉम्पोजिशन बदलते थे तो क्लासरूम हो जाता था, फिर कॉम्पोजिशन बदलते थे तो घर हो जाता था। तो वो भी एक बड़ा कमाल का हुआ। बहरहाल, तो हम लोगों ने एमेचर लेवल पर शुरुआत की, और कहना चाहिए साक्षी करके एक ग्रुप था, वो मेरा एक्चुअली पहला प्रॉपर ग्रुप था जहां मैंने ज्वाइन किया। और मेरा पहला नाटक बादल सरकार का, जो एक्चुअली जहां से मेरी थिएटर की शुरुआत हुई, मैं कहूँगा बादल सरकार का नाटक था, बल्लभपुर की रूप का था। और उसके बाद फिर मैंने व्यू फ्रॉम द ब्रिज किया। व्यू फ्रॉम द ब्रिज जैसे ही हुआ तो मीडिया ने उसको बहुत अच्छे से कवर किया, मेरी बहुत तारीफ हुई, नाटक की बहुत तारीफ हुई, और एक प्रोत्साहन मिला। और मुझे अचानक लगा कि ये वो दुनिया है जहाँ लोग मुझे पसंद करते हैं। कौन सा नाटक ये वाला था? अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, आर्थर मिलर का नाटक था, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। और उस ज़माने में जब दिल्ली में नाटक करना काफ़ी करते थे हम लोग, लेकिन बहुत मुश्किल था नाटक करना, तो हम लोग अक्सर अगर 5 या 6 शोज़ कर लेते थे तो वो हिट नाटक होता था। उस समय में हमने व्यू फ्रॉम द ब्रिज के अप्रॉक्सीमेटली 35 शोज़ किए थे। सो इट वाज अ वेरी बिग हिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड yeah, then everything started and I just kept meeting people. And जैसा मैंने आपको कहा कि they carved my thinking, और मैंने जो जो सोचा उसको उन्होंने एक दिशा दी। ये जो ग्लास मेनाजरी, जी, ये अंग्रेजी नाटक रहा ये होगा। अंग्रेजी था। और उसके बाद फिर आपने जिस नाटक का चर्चा भी बाद में अखबारों में हुआ, वो भी एक अंग्रेजी नाटक। वो अंग्रेजी था, लेकिन वो एक्चुअली था हिंदुस्तानी में, ट्रांसलेशन था, नादिरा जहीर बब्बर का ट्रांसलेशन था। अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज आर्थर मिलर का जो नाटक है। तो अब ये कोई ग्रुप सा बन गया था जिसमें आप कर रहे थे? जी। कौन सा ग्रुप था ये? साक्षी इसका नाम था। साक्षी ही ग्रुप वो रहा जिसमें आप करीब करीब बैंडिट क्वीन तक आते हुए उसी के साथ हमेशा करते रहे। अब मुझे ये बताइए कि एक एक्टर के तौर पर, क्योंकि अभी एक क्रिकेटर कुछ टेनिस खेल रहा है, कुछ ड्राइंग में भी अच्छा है, वो उसके अंदर वो एक्टर कहाँ था जो सडनली एक नाटक देखने या कपल ऑफ नाटक देखने के बाद एक एक्टर इमर्ज करके आता है? सच्चाई ये है कि एक्टर था नहीं, एक्टर बिल्कुल भी नहीं था। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने नाटक शुरू किया था तो एक्टिंग एक्चुअली करने से पहले, जब मैं अपने कॉलेज के ग्रुप के लोगों के साथ था, तो जब मैंने बताया आपको ग्लास मेनाजरी मैंने देखा और फिर कॉलेज लेवल पर नाटक शुरू किया, तो मैं कभी एक्ट नहीं करता था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था नहीं एक्टिंग में। मेरा इंटरेस्ट लिखने में था और डायरेक्ट करने में था।
एक्टिंग का ऐसे शुरू हुआ, एक दिन एक नाटक था, उसमें एक पागल की भूमिका थी कि कोई रो रहा है पागल और वो कुछ कह रहा है, थोड़ा लाउड सा था वो। तो वो सीन था, तो जो एक्टर कर रहा था मेरा दोस्त ही था बहुत अच्छा, मैं उसको बार बार समझा रहा, मैंने कहा कि यार देखो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो समझ नहीं पा रहा था। तो कुछ मैंने उसको जोर से डांट दिया, मैंने कहा यार तुमसे इतना नहीं हो रहा क्या, इतना सा तो सीन है तुमसे हो नहीं रहा क्या। तो वो चढ़ गया और उसने अचानक मेरे से कहा, सब लोग बैठे हुए थे, लड़के लड़कियां सब लोग बैठे हुए थे कॉलेज के, तो उसने कहा कि अगर इतना ही है तो तुम ही करके दिखा दो ना यार। तो अब ये बात हो गई, ये तो प्रूव करने वाली बात हो गई। मैं डायरेक्टर था, तो मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, और मैं गया और मैंने किया, अच्छा, और वो अच्छा हो गया। तो फाइनली सबने डिसाइड किया कि भाई वो कैरेक्टर मुझे को करना चाहिए। अब एक चीज़ मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ, क्या मुझ में वो एक्टिंग का टैलेंट था। मुझे बाद में एक बात समझ में आई, अगर आप अक्सर बहुत माइन्यूटली देखें, अगर आप कभी भी किसी भी डायरेक्टर से बात करेंगे, ये जो राइटर डायरेक्टर स्पेशली होगा, उससे अगर आप बात करेंगे, वो आपको बड़े अच्छे से कोई भी किरदार एक्ट करके दिखा देगा अपनी कहानी का, क्योंकि उसकी समझ जो होती है वो इतनी गहरी होती है उसके बारे में कि चाहे भले ही वो एक्टर हो या ना हो, लेकिन वो एक्ट करके आपको एक्चुअली दिखा देगा और आपको बिल्कुल लगेगा कि एकदम सही कर रहा है, क्योंकि उसकी टोनल क्वालिटी करेक्ट होगी, उसके एक्सप्रेशंस करेक्ट होंगे, उसके कॉलोटेशंस करेक्ट होंगे। तो मेरे ख्याल से मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन मुझे मुगालता रहा कि यार मैं तो अच्छा एक्टर हूँ, तो मैं तो कर सकता हूँ। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई करना शुरू किया, लोग पसंद करते गए। और पसंद एक ऐसी चीज़ होती है कि जब आपको लोग पसंद करते हैं, तो भले ही कोई चीज़ ना भी हो रही हो तो वो अपने आप हो जाती है। तो मेरे साथ शायद वैसा ही हुआ। और पर ये सच है कि मेरे करियर में अब तक के, मैं कहूँगा 30 साल हो गए मुझे, मैं बात कर रहा हूँ 84 की बात कर रहा हूँ, तो 30 साल के करीबन हो गए हैं। 30 सालों में मैंने सबसे कम महत्व अगर किसी आर्ट फॉर्म को दिया है, जिसके लिए मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, वो एक्चुअली एक्टिंग है। और मैं ज़्यादातर जाना एक्टर के तौर पे ही गया। तो अब ये भी एक है कि भाई मैं, शायद किसी ने मुझे एक बार बोला था, उसने कहा था सौरभ तुम्हारी एक्टिंग में जो ख़ास बात ये है कि तुम लठ लेके पीछे नहीं पड़ जाते हो। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना, आदमी है ना, ऐसी बात करेगा, ख़त्म हो गई बात। इसके अलावा इसमें ड्रामेटिक्स क्या दिखाने हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक तरीके से वो भी एक फ़ायदेमंद बात हो गई। तो यूँ शुरू हुआ मेरा एक्टर का जो सफ़र। तो मेरा ख्याल है कि ये जो शुरुआती दिन थे, जिसमें कि ग्लास मैनेजरी के बाद, चूँकि एक्टिंग आपका एस्पिरेशन नहीं था, इसलिए आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ रुख नहीं किया। ये अलग बात है कि रेपर्टरी में जहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेंड होकर लोग नौकरी करने आते हैं, वहाँ भी आपने नौकरी जैसी चीज़ की। वो क्या संयोग था? अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक एनेक्डोट बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरे घर में अल्टीमेटम मिल गया था मुझे। जब मैंने बताया कि भाई मैं थिएटर करना चाहता हूँ, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, मैंने कहा कॉमर्स मेरे बस की बात नहीं है, मैं आर्ट में जाना चाहता हूँ। तो ये क्लियर कट बात थी। उन्होंने कहा ठीक है, आप आर्ट में जाना चाहते हैं आप जाइए, लेकिन आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के आप ग्रेजुएट बनिए, यानी वहाँ भी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं लग गया एकदम पीछे कि भाई मैं करना ही करना है। और मैं इतना ज़्यादा, मेरे ख्याल से आई ओवरवर्कड माई सेल्फ सो मच कि जिस दिन एक्चुअली इंटरव्यू हुआ, मैं फटाक से ढह गया और मेरा हुआ नहीं। और बड़ा दुख हुआ मेरे को कि मेरा हुआ नहीं। पर मैंने कंटिन्यू किया, एमेचर थिएटर में करता रहा, मेरा नाम होता रहा, लोग पसंद करते रहे मुझे। और ये बात है 1991 की, 1991 की। अलकाजी साहब, इब्राहिम अलकाजी साहब 14 साल बाद वापस आ रहे थे थिएटर के अंदर। सो इट वॉज अ वेरी बिग इवेंट एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एवरीबडी वांटेड टू वर्क विद हिम। और मैं उन दिनों
नौकरी की तलाश में था, क्योंकि मैं जीवन के उस जगह पे, मैं तब तक हो गया था 28-28 साल का हो गया था, तो मैं जीवन की उस जगह तक पहुंच गया था जहां मुझे नौकरी की ज़रूरत थी। तो मैंने अप्लाई किया। पहले श्रीराम सेंटर में अप्लाई किया। श्रीराम सेंटर में नाथ जी होते थे, नाथ जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा भाई मैं नौकरी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन कल को फिर तुम NSD चले जाओगे फिर। तो मैंने कहा सर आप मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरे को तो जहाँ नौकरी मिलेगी मैं पहली नौकरी वहीं करूँगा। और उसके बाद मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं ग्रेजुएट नहीं था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, और मुझे अपने बारे में इतना ज़्यादा मालूम नहीं था। मैं ऐसे निकल रहा था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रेपेट्री के सामने से, रविंद्र भवन के सामने से, तो मैंने कहा यार देख लो क्या है अंदर, एक बार देखें तो सही। तो मैं अंदर गया तो वहाँ पर ऑफिस खुला हुआ था, रेपेट्री के लोग तो चले गए थे, शाम का समय था। उन्होंने बोला हाँ बोलिए। मैंने कहा मुझे ज़रा पता करना था, वो कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह एक्टर्स के लिए। बोले आप सर्टिफिकेट लाए हैं? मैंने कहा सर्टिफिकेट किस बात का? बोले भाई आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, आपका स्कूल सर्टिफिकेट होगा, ये सब किधर है? मैंने कहा सर सर्टिफिकेट तो नहीं है। तो मुझे याद है जो वहाँ पर जो बैठे हुए थे टेबल पर थोड़ा झल्ला गए, तो उन्होंने कहा क्या है आप लोग मतलब कुछ लाते वाते, अच्छा लिखिए एप्लीकेशन लिखिए। तो मैंने ऐसे करके पेपर पर उठा के ऐसे सिर्फ 1-2 लाइन लिखी। मैंने कहा माय नेम इज सौरभ शुक्ला एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी, दैट्स ऑल। और मैंने कहा यार क्या है, क्यों चला गया, अपनी भी बेइज्जती करवाई, वहाँ पर भी जाके उनको भी तंग किया। एंड स्ट्रेंजली मेरे पास इनविटेशन वो इंटरव्यू लेटर आ गया। अब ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि अलकाजी साहब जहां आने वाले हैं वहां पर आपने हाथ से लिख के एक चिट्ठी छोड़ी और आपको बुलावा आया, और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं नाथ जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि नाथ जी ने तो मेरे को नौकरी दे दी है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुझे बहुत मेरे दोस्तों ने समझाया, उन्होंने कहा कि देखो यार इंटरव्यू तुम्हारे पास आया, तुम जाओ इंटरव्यू करो, नौकरी तुम डिसाइड कर सकते हो, कल को चाहे छोड़ देना, वहाँ मत करना, यहाँ कर लेना। अरे ठीक है। तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंटरव्यू के लिए पहुंचा। अब बहुत बड़ा इंटरव्यू था, और उस साल बहुत लोगों ने अप्लाई किया था। अच्छा। और पोस्ट एक थी, एक सिंगल पोस्ट थी। तो मैं पहुंचा वहाँ पर, तो रविंद्र और पोस्ट किस चीज़ की थी वो? एक्टर की पोस्ट एक्टर की थी। प्रोफेशनल एक्टर जो रेपेट्री में काम करते हैं। आउटसाइड पोस्ट एक थी, एक इनसाइड पोस्ट थी। तो मैं पहुंचा तो दरवाज़ा खुला, उसमें लिफ्ट खुल रही थी, और सब बड़े बड़े लोग, भीष्म साहनी आए, कीर्ति जी आई, राम गोपाल बजाज आए, भास्कर चंद्रावरकर आए, 7 लोगों का पैनल था। तो ऐसे सब लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा कि वाह 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 यार क्या बात है इन लोगों के साथ इंटरव्यू का। लिफ्ट खुली और देखा नाथ जी उसमें से निकल के अंदर आ गए। तो मेरी तो सट्टी पिट्टी हुई। मैंने कहा लो यार, मतलब तो न घर के रहे ना घाट के रहे, ये तो मतलब ये तो नाथ जी भी हैं यहाँ पर, और नाथ जी पैनल में थे। मैं बड़ा वो, मैंने कहा ये तो अब यहाँ पर भी नौकरी नहीं मिलेगी और वहाँ पर भी नौकरी नहीं मिलेगी, और बात जो शीशा लेदर होगी वो सब अलग है। तो उन्होंने, मैं अंदर गया तो ऐसे साइलेंस था, 7 लोग ऐसे बैठे हुए, एक चेयर सामने लगी होती है, मैं उस चेयर पे जाके ऐसे बैठा, सब साइलेंस। नाथ जी मेरे तरफ देख रहे, और नाथ जी ने बोला जवाब दीजिए आप। तो मैं समझ गया कि क्वेश्चन क्या है, लेकिन मुझे टाइम चाहिए था। तो मैंने कहा कि सर देखिए ऐसा है, आपको मालूम है क्वेश्चन क्या है, मुझे मालूम है आंसर क्या है, लेकिन यहाँ बाकी 6 लोग और बैठे हैं, तो आप अगर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। और मैं एक्चुअली सोच रहा था कि क्या जवाब क्या दूं। तो नाथ जी ऐसे देखते रहे, बोले कि नहीं नहीं इनको सबको मालूम है क्या बात है, आप बताइए। तो अब अभी भी मुझे नहीं मालूम मुझे क्या बोलना, तो मैंने इम्प्रोवाइज करना शुरू किया। तो मैंने कहा कि नाथ जी देखिए ऐसा है, यहाँ आने के, मुझे मालूम है कि आपने मुझे कहा था कि आप मुझे नौकरी देंगे तो मैं यहाँ ना आऊँ, क्योंकि आप नौकरी इसी बेसिस पे दे रहे हैं कि मैं कंफर्म हो जाऊँगा वहाँ पर। तो मैंने कहा देखिए लेकिन यहाँ आने के 3 रीजंस हैं। और खट करके नाथ जी की आवाज़ आई, बताइए। तो मैंने कहा देखिए पहला रीज़न तो ये है कि 15 दिन का समय बहुत होता है इंसान की लाइफ में सोचने के लिए, और मैंने सोचा, खट करके नाथ जी ने बीच में ही काट दिया, कहना ये कोई जवाब नहीं है, आगे बताइए। अब मैं घबराया हुआ था,
तो मैंने कहा देखिए सर, दूसरा ये है कि श्रीराम सेंटर जो है वो सिर्फ हिंदी नाटक करता है, और यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड थिएटर भी होता है, हिंदी में ही होता है लेकिन होता है। तो खट करके फिर से उनकी आवाज़ आई, कहना ये भी कोई जवाब नहीं, आप और बताइए। मैं उनको देखता रहा और मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा देखिए नाथ जी, क्या है कि श्रीराम सेंटर में मुझे महीने के 2,500 रुपये मिलेंगे और यहाँ 4,000 रुपये मिलेंगे। तो और नाथ जी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और उन्होंने पहली चीज़ बोली, कहना कि अगर इस आदमी का इंटरव्यू होना है तो मुझे इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिज़र्व करता है। और वो एक इकलौती सीट जो थी वो मुझे मिली थी। तो ये पूरा एक बड़ा, और ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट भी था, बहुत बिल्कुल बहुत बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ अप्लाई एप्लीकेंट्स थे। फिर कितना टाइम आपने रेपर्टरी में किया होगा? रेपेट्री में मैं 2 साल रहा। इरादा मेरा लंबा था। पहला तब स्ट्रक्चर ऐसा होता था कि पहला साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, फिर 2 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो पहला साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरा ख़त्म हुआ और रिन्यू होकर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन उसी वक्त शेखर कपूर आए और वो सीमा के साथ काम कर रहे थे, बैंडिट क्वीन बना रहे थे वो, और दिल्ली के बहुत सारे एक्टर्स जो थे वो उसमें थे। मेरा उसमें समहाउ सिलेक्शन नहीं हुआ था, थोड़ा मुझे दुख भी था इस बात का। लेकिन वो भी कमाल की कहानी ये थी कि शेखर शूटिंग पे जाने से पहले खूबसूरत बहू करके एक प्ले होता था, रंजीत कपूर ने डायरेक्ट किया था, नाग बोडस का प्ले था, तो वो देखने आए। उसमें मैं ओपन करता था प्ले, मैं सूत्रधार भी था उसमें। तो प्ले ख़त्म होने के बाद शेखर ने मुझे बैक स्टेज बुलाया और खाली मेरी तरफ देखते रहे। और उनके असिस्टेंट थे तिग्मांशु धूलिया तब, तो उनको तिग्मांशु को बोले कि भाई ठीक है, ऐसे कह के चले गए। मुझे समझ में नहीं आया क्या बात हुई। नेक्स्ट चीज़ ये हुई कि तिग्मांशु ने मुझे ट्रेन टिकट दी। उसने कहा तुम जाओ धौलपुर। मैंने कहा किस लिए भाई? कल स्टडी टाइम है, तुम ये फिल्म कर रहे हो। एंड दैट्स हाउ आई केम इनटू द फिल्म। एंड शेखर ने मुझे बाद में ये बात बताई कि तब तक, उस रात तक एक्चुअली मेरा कैरेक्टर फिल्म के अंदर लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उनको समहाउ मैं इतना पसंद आया था, उन्होंने कहा कि मुझे ये एक्टर चाहिए अपनी फिल्म में। तो उन्होंने स्पेशली वो कैरेक्टर लिखा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, कैलाश का कैरेक्टर जो लिखा उन्होंने। एंड देन लेटर ही वॉज द वन हु कॉल्ड मी टू बॉम्बे। उन्होंने ही मुझे मुंबई शहर बुलाया। मुंबई पहुंचने के बाद आपने मुख्य रूप से अपने आप को लेखक के तौर पर वहाँ जमाना चाहा, या क्या बना? मतलब ऐसा कहना गलत होगा कि मैंने किसी एक तरह से अपने आप, क्या होता है कि जब आप नए शहर में जाते हैं तो सर्वाइवल आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। प्रश्न सबसे बड़ा यही रहता है कि कैसे सर्वाइव करें। तो जो भी आपको उस वक्त मिलता है आप उसको करना चाहते हैं, आप उसको कितने अच्छे से करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली शेखर ने मुझे एज एन एक्टर बुलाया था, तो वो तो एक काम था ही था। लेकिन सुधीर मिश्रा से मेरी मुलाकात हुई। सुधीर शेखर के बहुत अच्छे दोस्त थे, हैं अभी भी। और एक्चुअली शेखर की वजह से ही कुंदन, सुधीर, सईद, अजीज़, है ना, सब लोग, इनसे मेरी मुलाकात हुई। और ये सभी लोग फिल्में बना रहे थे और फिल्मों में काम कर रहे थे। सुधीर मेरे को मिले, और ये बात मैं कर रहा हूँ तकरीबन आज से 20 साल पहले के आसपास की, अप्रॉक्सीमेटली 20-22 साल पहले के। सुधीर ने समहाउ, मैंने बताया नहीं था, लेकिन समहाउ ही केम टू नो दैट आई राइट। और उसको समहाउ पता लगा कि मैंने कुछ नाटक लिखे हैं और मैं लिखता हूँ, तो उसने मुझे पहला काम लिखने का दिया था। और वो ये भी एक इत्तेफाक है, वो स्क्रिप्ट आज से 22 साल पहले, वो एक कहानी थी उनके दिमाग में, वो हमने शुरू की, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर सुधीर ने दूसरी फिल्म बनाई, कुछ हुआ। एक्चुअली वो स्क्रिप्ट अब जाके पूरी हुई है। उसका नाम है मेहरुनिसा। तो वो स्क्रिप्ट जो है अब जाके वो एक 22 साल पुराने एक जो प्रोजेक्ट है मेरा, वो 22 साल में, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि स्क्रिप्ट लिखने में कितना वक्त लगता है, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि 22 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसा ना सोचिएगा
कि स्क्रिप्ट जल्दी लिखी जाए। तो कहने का मतलब ये है, मैं वो सब कुछ करता गया जो मेरे सामने आया, और मैं खुशकिस्मत था कि मेरे पास खाली एक्टिंग ही नहीं आई या खाली राइटिंग ही नहीं आई। उसी वक्त में मैंने एक सीरीज़ लिखा था, थोड़ा ही लिखा, ज़्यादा नहीं लिखा, चंद एपिसोड्स लिखे थे उसके, कहानी मेरी ही थी, शिकस्त करके मैंने एक लिखा। उससे बहुत सारे लोगों को पता लगा कि मैं लिखता हूँ। फिर टेलीविज़न में एक फुल फ्लेजेड सीरियल मैंने लिखा था विच वॉज कॉल्ड 9 मालाबार हिल, वो जी टीवी पे आता था। और साथ साथ जब वहाँ चला तब दूरदर्शन पे मेरा अपना सीरीज़ जो कि शेखर ने एक्चुअली शुरू किया था, बाद में करण राजदान बनाते थे, तहकीकात करके, जिसमें गोल्डी साहब भी थे, विजयानंद साहब, तो वो काफ़ी मशहूर हो गया। तो एज एन एक्टर भी मुझे पसंद किया गया, मेरी राइटिंग को भी पसंद किया गया। तो कहना चाहिए कि दोनों ही तरफ से मुझे सपोर्ट मिलता गया, और फिर मेरे व्यक्तित्व के विकास में ये चीज़ बहुत काम आई। जैसे मैं आपको एक चीज़ आपसे शेयर करता हूँ, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, जब मैं वर्कशॉप्स वगैरह भी लेता हूँ, ये जनरली भी पूछते हैं कि आपका क्या प्रोसेस है, आप कैसे तैयार करते हैं अपना कैरेक्टर। मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मेरे आज तक जितनी फिल्में मैंने की हैं, लोगों ने मुझे सिर्फ खाली कैरेक्टर नहीं बताया बल्कि पूरी कहानी बताई है। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जब आपको पूरी कहानी पता होती है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक राइटर डायरेक्टर जो होता है वो बड़े आराम से एक्ट कर लेता है। सो एक्टर को भी अगर पूरी कहानी, पूरा खाका पता होता है तो वो बड़े आराम से एक्ट कर पाता है। तो ये राइटिंग और एक्टिंग दोनों को सम्मान मिलने की वजह से मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए। लोगों ने मुझे एक रूप में नहीं देखा, कई रूपों में देखा, और अच्छा जो भी काम दिया लोगों ने वो चलता गया। तो इस तरह से आपने मुंबई में ये जो लिखने वाला काम और साथ साथ एक्टिंग वाला, फिल्म बनाने का भी, लेकिन जो कि आपका शुरू से ही वो था, वो संयोग किस तरह बने? वो संयोग भी बना, वही होता है कि आप चाहते हैं, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, हताशा आपके सामने आती है। हालांकि मैं कहूँगा कि जो सपना मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहा बचपन से, वो अभी भी मेरे लिए कठिन है। मैं अभी भी उस मुकाम पे नहीं पहुंचा हूं बड़े आराम से जहां मैं कह सकूं कि मैं फ़िल्म बना सकता हूं और लोग पैसे लेके आ जाएं और बोले कि साहब फिल्म बनाइए। मेरे ख्याल से वो मुकाम अभी भी हासिल करना बाकी है, और अच्छा है, क्योंकि वो हासिल करना बाकी है तो मुझे यकीन है कि उतना तो मैं जी ही जाऊंगा। अभी इतनी जल्दी जाने वाला नहीं हूं मैं। तो डायरेक्शन जो है वो हमेशा मुझे बहुत अट्रैक्ट करता रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि फिल्म को बनते हुए देखना अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जैसे कि आप, मेरे ख्याल से जो बच्चे को जन्म देने का प्रोसेस होता है, अप्रॉक्सीमेटली ये वैसा ही प्रोसेस है। यू गो थ्रू, तो ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे होता होगा, लेकिन यू एक्चुअली गो थ्रू द सिमिलर काइंड ऑफ एंजाइटी, you go through the similar kind of love, you go through the similar kind of fear, and you get the similar kind of joy. So ये बड़ी कमाल की बात है कि हालांकि मेरे खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं अपने आप को उस फीलिंग से कभी जुदा नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये कला के माध्यम से मेरे साथ होता रहता है। और डायरेक्शन जो है वो मैं समय समय पे करता रहता हूँ। लेकिन ये है, एक्टिंग हो सकता है, मैं लोगों को अक्सर ये कहता हूँ कि एक्टिंग मैं किसी भी फिल्म में एक्ट कर सकता हूँ, अगर पैसे अच्छे हों तो मैं फिल्म में एक्ट कर सकता हूँ, चाहे मैं अग्री करूँ इससे या ना करूँ। लेकिन डायरेक्शन में मैं ऐसा कर नहीं पाऊँगा, वो राइटिंग में भी नहीं कर पाऊँगा। राइटिंग और डायरेक्शन ये दो चीज़ें हैं जिसमें मुझे जब तक नहीं समझ में आएगा, फिर भले ही उसमें पैसा हो या ना हो, मैं कर ही नहीं पाऊँगा वो। अच्छा, अब देखिए राइटिंग में बहुत बार ऐसा भी होता है कि कहानी आप ही की है और फिल्म को आपको लिखना हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कहानी किसी और की है और फिल्म के राइटर आप हैं। इस प्रोसेस में कैसे वो आप तक कहानी पहुंचती है और उसका स्केलेटन कैसे डेवलप होता है, कैसे उसमें और रगोरेशे खुलते जाते हैं? ये आपने बड़ी अच्छी बात उठाई है, क्योंकि एक्चुअली ये लोग नहीं समझ पाते हैं।
फिल्म राइटिंग में, एंड स्पेशली इफ यू आर प्योरली द राइटर, यू हार्डली राइट योर ओन स्टोरीज, क्योंकि जो अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं वो हाफ राइटर्स पहले ही होते हैं। यानी कि अच्छा डायरेक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो उसके पास अपनी कहने के लिए कहानी होती है जिसको वो कहना चाहता है। तो जस्ट एज अ राइटर, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सुधीर मिश्रा साहब के लिए लिखा, मैंने रजत कपूर साहब के लिए लिखा, मैंने कमल हसन साहब के लिए लिखा। अब इन लोगों के लिए जब मैंने लिखा तो ऐसा नहीं कि मैं अपनी कहानियाँ लेके जाता था। इनके पास इनकी अपनी कहानियाँ थी, इनके पास अपने टिल्ट थे, ये क्या कहना चाहते हैं, किस जगह पे पहुंचना चाहते हैं, ये पहले से था। अब उसमें एज अ राइटर मेरा रोल क्या है कि जब मुझे कहानी बताई जाती है तो मेरा जो जीवन का अनुभव है उसके हिसाब से मैं उसको इंटरप्रेट करता हूँ, और मेरा नज़रिया क्या है दुनिया को लेके, मेरा नज़रिया क्या है, मैं उस नज़रिए को डालने की कोशिश करता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि डायरेक्टर का और राइटर का नज़रिया अलग अलग है देखने का दुनिया को, लेकिन चूंकि दोनों फिल्म साथ बनाना चाहते हैं तो वो एक तीसरा नज़रिया जो है वो डेवलप करते हैं, जहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि भाई ये नज़रिया ठीक है मेरी समझ में आता है, और राइटर कहता है मेरी भी समझ में आता है। तो ये एक बड़ा कमाल का एमलगमेशन होता है, एक कमाल का एक मिक्स होता है, एक ग्राउंड ऐसा जहाँ पर लोग मिलते हैं, एंड आई थिंक दैट मेक्स द आर्ट मोर लेयर्ड एंड मोर रियल। नहीं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। एक तो हुआ कि नज़रिए अलग अलग थे और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर बैठकर उनको एक जगह एमलगमेट किया गया, लेकिन नज़रियों के अलावा इरादे भी कुछ हो सकते हैं कि हम मेरी फिल्म बनाने का मेरा इरादा नज़रिए से ज़्यादा XYZ है। Correct. और उस केस में राइटर के सामने एक बहुत ज़बरदस्त दुविधा होती है कि अब एक बार हाँ करने के बाद आगे उसको करे या ना करे। जी, तो उस स्थिति में सिर्फ नज़रिया नहीं रह जाता। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो what is one of the reasons that though I was always liked by film directors as a writer, लेकिन मैंने काम बहुत कम किया, उसका रीज़न है ये। और आप जो बात कर रहे हैं ये लार्जर पर्सपेक्टिव में ये ज़्यादा करेक्ट है, ये कि भाई होता ये है कि आप पैशन से बनाना चाहते हैं, कोई चीज़ कहना चाहते हैं, हो सकता है जो फिल्म मेकर है वो पैसे के लिए फिल्म बना रहा हो या करियर मूव के लिए फिल्म बना रहा हो, है ना, उसके लिए ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कहानी में क्या हो रहा है। ये बड़ी दुखदाई स्थिति होती है, और ये मैं समझ सकता हूँ। ये हालांकि एक्टर्स के साथ भी होता है, लेकिन एक्टर क्योंकि छुपा जाता है अपने आप को, उसको लगता है कि ठीक है। राइटर के लिए, क्योंकि राइटिंग एक्चुअली इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म इन दिस फील्ड, you don't have to adjust with anything because you have nothing. आपके सामने कुछ नहीं है, खाली हवा है, और आप बैठे हैं और आप सोच रहे हैं और आप लिखते हैं। तो प्योरिटी का जो लेवल है वो राइटर्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है, और बहुत बड़े पैमाने पे होता है। इसीलिए मेरे इतने बड़े करियर में, इतने 22 साल के 23 साल के करियर में, मैं आपको 3 से 4 नाम गिनवा सकता हूँ, खाली 5वां नाम नहीं गिनवा सकता कि जिसके लिए मैंने लिखा है। क्योंकि मैंने ये तय कर लिया था कि भाई ये आदमी जो है ये मेरी बात समझ सकता है, मैं इसकी बात समझ सकता हूँ। और यहाँ पर फिल्म बनाने की बात है, पैसा बनाने की बात नहीं, क्योंकि पैसा अगर मुझे बनाना हो तो एक्टिंग से ज़्यादा पैसा मुझे कोई भी राइटिंग का काम नहीं दे सकता। तो मैं क्यों फिर उस तरफ झुकूँ और मैं क्यों बेंड करूँ। लेकिन सब लोग इतने लकी नहीं होते हैं, and I think that you have to take a call at some point of time, and whatever call you take. और दूसरी बात इसी राइटिंग के सिलसिले में, राइटिंग की कारीगरी से जुड़ी हुई है। वो ये है कि आपने कहा कि डायरेक्टर के पास अपनी कहानी है और आपको उसे लिखना है, और तब आप अपने जीवन के अनुभवों को उसमें एक सहारा लेते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो शायद आपके ऊपर वो जो DVD देखकर राइटिंग का एक प्रेशर जी, वो भी होता है जी। वो क्या है, वो उससे कैसे निपटते हैं? वो एक्चुअली जो पहला प्रश्न था, जो पहला आपने कहा कि फिल्म बनाने की वजह क्या है, ये उसी का हिस्सा है
ये टेक्निकली ऐसा होता है कि हम कुछ तैयार सामान देखते हैं और हमें लगता है कि मैं इसमें बस थोड़ा सा कुछ काम करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा। ये सोच ही अपने आप में जो है वो आपको पीछे धकेलती है। जैसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग हम लोग कभी बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पूरी एक इंडस्ट्री है फिल्मों में, वो है पोस्टर इंडस्ट्री, यानी जो पोस्टर्स बनाते हैं, और वो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत मुश्किल से कभी आपको कोई ऐसा काम देखने को मिले, बहुत ही मुश्किल है, जो ओरिजिनल हो। नहीं तो इट्स अ कट एंड पेस्ट वर्क। People take the images, they cut it, they paste it, they make combination, permutation. Yeah, they do good. अच्छा काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा काम नहीं करते, लेकिन ओरिजिनल होने का। जैसे मैं अभी पृथ्वी थिएटर में गया था अपना प्ले करने, तो मैं ऊपर गया, बहुत पुराना पोस्टर लगा हुआ था, मैकबेथ का पोस्टर था, और पोस्टर जो था वो मार्लन ब्रांडो थे उसमें। तो पोस्टर जो है मैकबेथ का पोस्टर है, और वो पोस्टर जो है उसका चेहरा है, मार्लन ब्रांडो का चेहरा है, एक एक्सप्रेशन वो ऐसे देख रहे हैं, और उनका ये जो हिस्सा है, ये पूरा सर जो है वो ऊपर जाते जाते, उन्होंने कुछ पहना नहीं है, लेकिन सर को ही जैसे काट के ताज बना दिया गया हो, ठीक है, और वो रगेड उसमें एजेस हैं, तो यानी कि ऐसा लगता है जैसे एक ह्यूमन फेस को ऊपर से काट के उसको ताज बनाया। ये मैकबेथ की पूरी कहानी कहता है ये पोस्टर अपने आप में, और बिल्कुल ओरिजिनल पोस्टर है। तो जब आप ऐसा काम देखते हैं तो आपको खुशी होती है, आपको, और जो करता होगा उसको भी अपने आप पे गर्व होता होगा। तो ये काम हम लोग किन्हीं वजहों से, कि यार उसमें बहुत वक्त लगेगा, कौन इतना दिमाग लगाए, और क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल के भी उतने ही पैसे देंगे जितने पैसे कट एंड पेस्ट के देंगे, या फिल्म बनाते वक्त कि भाई मैंने अगर अच्छी फिल्म बना दी तो भी उतने ही पैसे मिलने, कम बुरी फिल्म बना दी तो भी उतने, ये सब चलता है। मगर आप की खुद की क्या इंटीग्रिटी है? आप जब खुद से बात करते हैं तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या परेशान करती है। जैसे मैं हमेशा करता हूँ, मैं बहुत बड़ी फिल्में हो सकता है कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो सकता है पैसा कमा लूँ, लेकिन अगर घर लौटकर मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ और मुझे अपने आप से चिड़न होती रहती है, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो एक्चुअली मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। तो वो अब आपको डीवीडी देते हैं, ऐसा करते हैं लोग, लेकिन मेरे पास जब कोई आता है तो मैं उसको पहले बोल देता हूँ कि सर मैंने अगर डीवीडी देख लिया तो मैं तो जो लिख रहा हूँ वो भी नहीं लिख पाऊँगा, तो मुझे तो छोड़ ही दीजिए आप। तो मैं उससे दरकिनार हो जाता हूँ, लेकिन है लोग हैं। तो नाटक के लिए कोई दृश्य की परिकल्पना आपने की, उसे आपके कंट्रोल में है कि आप उसे ठीक वैसा ही दिखा दें। फिल्म में जाते ही उसमें इतने सारे आउटर कंपल्शंस होते हैं, फिल्म में मतलब उसका कलर फील से लेकर के उसका जो स्केल होगा, उसका जो बिजनेस मोटिव होगा, वो सब कुछ तय करेगा कि आपके लिखे हुए को कैसे दिखाया जाए। अब ये जो कैसे दिखाया जाए का सवाल है, कागज़ पर उसे कई तरीके से दिखाया जा सकता है, जिसमें से एक तरीका वो होने वाला है जो शायद आपकी कल्पना से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तब ऐसे में एक लेखक के तौर पर आप ये कहकर गिव अप कर देते हैं कि ये आपका प्रोफेशनल असाइनमेंट था और आपने लिख कर दे दिया है, डायरेक्टर का काम है उसे जैसा भी दिखाए। मेरे ख्याल से पहली चीज़ फिल्म राइटिंग में ये समझ लेनी चाहिए, दृश्य परिकल्पना या वो सीन कैसे हुआ, ये एक्चुअली आपका प्रेरोगेटिव है भी नहीं, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली द डायरेक्टर्स मीडियम एंड स्पेशली द वे द डायरेक्टर वांट्स टू से इट। फिल्म के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम फिल्म को बनते हुए देखते हैं तो वो टुकड़ों में होता है, और वो टुकड़ों में हमको अक्सर हमारा डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट होता है, लेकिन जब फिल्म जुड़ती है तो वो टोटलिटी में एक बात कहती है। अब ये बात जो है वो निर्देशक ही कह सकता है, कोई और कह नहीं सकता।
इसीलिए निर्देशक की जो जगह है वो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होती है फिल्म के अंदर। तो ऐसा लाइन तो दिमाग नहीं कर सकता, ऑब्वियसली उसका भी काम होता है कि जो आपने लिखा है उसी को वो इंटरप्रेट करे। और अगर नहीं होता है बिल्कुल वैसा तो टू बैड, लेकिन अगर अच्छा डायरेक्टर है तो वो एक नए तरीके से, जैसे आपने कहा कि जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फिल्म में जो कि डिसाइड करते हैं कि उसकी दृश्य परिकल्पना कैसे होगी या सीन कैसे होगा या फिल्म किस तरफ जाएगी, वो उसकी खामी भी बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन अक्सर वही उसकी स्ट्रेंथ भी है सिनेमा की, बिकॉज देर आर सो मेनी पॉइंट ऑफ व्यूज, यू नो, एंड इफ दे मैच राइट देन it creates ultimate layers. So I think you get some, you lose some. You have to live that way. सौरभ जी, बातों का ये बहुत ही दिलचस्प सिलसिला है और हम चाहते हैं कि ये और भी होती जाएं बातें, लेकिन वक्त की भी एक पाबंदी है। हमको आखिर में ये बताइए कि जिस बात को कहा जा रहा है आजकल बहुत ज़ोर शोर से कि हम लोगों के यहाँ एक बिल्कुल नई तरह का सिनेमा उभर कर सामने आ रहा है, ख़ासतौर पर कुछ एक सेट ऑफ डायरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी एक फ़िल्म कुछ ऑस्कर में भी नॉमिनेट करने के लिए नीरज घेवन की जैसी फिल्म है। तो हम लोग जिस तरह के सीरियस थिएटर को करने वाले सौरभ शुक्ला का नाम लिया जाता है कि सीरियस थिएटर, जब भी थिएटर का नाम आएगा उसके साथ एक प्रीफिक्स लगा होगा कि वो सीरियस थिएटर। फिल्म में भी सीरियस राइटिंग या सीरियस, आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? मैं खाली इतना ही कहना चाहूँगा, हम लोग तो हमेशा लड़ते ही रहे इस चीज़ से, क्योंकि जिस समय में मैं आया था उस समय एक ही तरह की फिल्म बनती थी, लड़का लड़की से मिला, लड़की गरीब है या लड़का गरीब है, और प्रेम हुआ, झगड़ा हुआ, शादी हो गई, यही फिल्में पहले बनती थी। कहानियों में जो नयापन है, नयापन एक्चुअली कहानी आप कभी भी कोई नई कहते नहीं है, आप उसी रिफ्लेक्शन को कहते हैं जो पहले हो चुका है। तो ऐसा नया आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, नज़रिया नया आप दे सकते हैं, किसी एक बात को देखने का नज़रिया आप नया दे सकते हैं, और वही मेरे ख्याल से कला का काम है। ये सही है कि पिछले 15 सालों में बहुत कुछ बदला है फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत सी बड़ी फिल्में, फार्मूला फिल्में फ्लॉप हुई और बहुत सारी नॉन फार्मूला फिल्में सडनली वर्क की। तो जो बिजनेस साइड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि चलता क्या है, तो वो सब में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं कि भाई थोड़ा फार्मूले में लगा दो, थोड़ा नॉन फार्मूले में लगा दो, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, because every kind of cinema will exist there. It's not that we need only serious kind of cinema. We also need fanfare kind of cinema. So this is a very very good sign. और लेकिन मेरा एक कहना है, मैं स्वयं पूरी दुनिया के सिनेमा को देखता हूँ और फिर मैं कंपेयर करता हूँ, और मुझे कई बार लगता है कि दुनिया में कितना अच्छा काम हो रहा है, तो आप उससे compete करना चाहते हैं, उतनी ऑथेंटिक, उतनी टॉपिकल फिल्में आप बनाना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी है आप दुनिया से कंपेयर करके उनके कंपटीशन में रहिए, लेकिन कहानी अपनी कहिए। जिस दिन आप यूरोपियन कहानी कहना शुरू कर देंगे यहाँ पर, जो कि सामाजिक तौर पे, क्योंकि वो उनकी रियलिटी है, हमें अपनी रियलिटी को पकड़ के उतनी ही गहरी बात करनी है जितना यूरोपियन सिनेमा वो कह रहे हैं, या ईरानियन सिनेमा। जैसे ईरानियन सिनेमा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने वर्ल्ड लेवल का सिनेमा बनाया, लेकिन कहानी उन्होंने अपनी कही, लोग उनके अपने हैं, प्रॉब्लम्स उनकी अपनी है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो जैसा आपने कहा था कि डीवीडी से कॉपी करने का जो सीन का जो तरीका है, ये वही तरीका है कि आपने एक यूरोपियन फिल्म देखी एंड यू वांट टू मेक अनदर फिल्म इन इंडिया लाइक दैट, इट इज़ एक्चुअली नथिंग बट कटिंग अ डीवीडी। सो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और आई होप वी हैव ग्रेट टैलेंट, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। मुझे तो बहुत खुशी होती है, बहुत सारे मेरे ही अपने दोस्त हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं।
एंड आई होप कि हम लोग बहुत जल्द जो थोड़ी बहुत शिकायत है हम लोगों की वो भी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। थैंक यू सो मच। गुफ्तगू के इस एपिसोड में आप थे आज राइटर, डायरेक्टर और एक्टर सौरभ शुक्ला के साथ। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com। भेज किसने तो मरेगा कल, अरे तू करेगा दूसरा मरेगा कल, मामा कल्लू मामा।